फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था कि डीबीएमएस क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक टर्म, डाटा इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस की डाटाबेस या डीबीएमएस अप्रोच को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले जो टर्म है वो क्या टर्म यूज़ होती थी डाटाबेस से पहले। डाटाबेस से पहले हम क्या यूज़ करते थे, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और उसमें क्या डीमेरिट्स थी जिसकी वजह से हमने डाटाबेस अप्रोच पे स्विच करा, और डाटाबेस अप्रोच कैसे उसने फाइल जो पुराना सिस्टम है उसकी डीमेरिट्स को ओवरकम करा है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले जो है कि डाटाबेस से पहले जो डाटाबेस या डीबीएमएस अप्रोच से पहले जो अप्रोच यूज़ होती थी अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, वो अप्रोच कौन सी थी? वो थी फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम इज़ लाइक कि यूज़र को जब भी अपना डाटा स्टोर करना होता था वो क्या करते थे, वो एक सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर कर देते थे। उस फाइल को किसी के साथ उनको शेयर नहीं करना होता था, वो बस अपना उनको जो डाटा चाहिए होता था वो सारा डाटा अपनी एक पर्टिकुलर एक सिंगल फाइल के अंदर स्टोर करके रख लेते थे। ठीक है, अब सिंगल फाइल के अंदर स्टोर करके रखने से उनको जो प्रॉब्लम्स आती थी वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इस टेबल के बारे में देखिए कि ये जो टेबल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उस टेबल में क्या है? इस टेबल में मैंने एक पूरे स्टूडेंट, मेरे पास एक स्टूडेंट्स थे और प्लस उन्होंने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, उनकी डिटेल्स जो है रिकॉर्ड करके रखनी थी। तो अकॉर्डिंग टू फाइल सिस्टम हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक ही टेबल बना दिया। ठीक है, तो जो भी डिटेल हम लोग को चाहिए थी हम लोगों ने इसी सिंगल फाइल के अंदर स्टोर कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें मैंने कुछ कॉलम लिए हैं, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, किस कॉलेज में वो पढ़ता है, उसका कोर्स क्या है, टीचर कौन है उस कोर्स को पढ़ाने वाले, और वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये फाइल सिस्टम है तो सारा का सारा डाटा हमने एक ही फाइल के अंदर स्टोर कर दिया। एक ही फाइल के अंदर स्टोर करने में क्या होता था, जैसे स्टूडेंट की डिटेल आ गई, 101 स्टूडेंट है, सोहन उसका नाम है, ABC कॉलेज है, बीटेक में एडमिशन लिया उसने, बीटेक को पढ़ाने वाले टीचर जो है वो रोहन है और उनकी सिटी जो है वो फाजिल है। तो सारा डाटा यहाँ स्टोर हो गया। ठीक है, हो गया तो हो गया, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम क्या थी इस फाइल सिस्टम में? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें इसके अंदर कल को कुछ नया डाटा इंसर्ट करना था, कुछ डिलीशन करना था और कुछ अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, अब क्यों आती है वो डिफ़िकल्टी? ठीक है, आप इसी टेबल को ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, आपने देखोगे सबसे पहली प्रॉब्लम जो इस फाइल सिस्टम में आती है वो कौन सी आती है? वो आती है रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी मतलब इस अप्रोच को जब भी आप यूज़ करते हो कि आप स्टूडेंट का पूरा डाटा जो है वो सबका पूरा डाटा जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा अगर आप एक सिंगल फाइल के अंदर स्टोर करके रखते हो तो बहुत सारा डाटा जो है वो रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन दिस टेबल आप देखिए, कोर्स कॉलम में BCA रिपीट हो रहा है क्योंकि ये तो मैंने 4 एंट्रीज ली ना। आप मान के चलिए स्टूडेंट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट होंगे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ने BCA में एडमिशन लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया होगा, एमटेक में एडमिशन लिया होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा इस तरह से रिपीट होगा जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 102 और 103 की ID में कोर्स कॉलम देखिए BCA है और उनको पढ़ाने वाला टीचर भी ऑब्वियसली सेम है, उसका डाटा भी रिपीट होगा और सिटी भी सेम है। तो रिपीट डाटा से, इसको बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। इससे होता क्या है, जब डाटा रिडंडेंसी होती है तो पहली प्रॉब्लम जो फाइल सिस्टम में आती है वो ये आती है कि इसमें जो है वो बहुत टाइम वेस्ट, एक तो देखो आपका मेमोरी वेस्ट हो रही है कि सेम डाटा को आप बार बार रिकॉर्ड करे जा रहे हो। ठीक है, तो मेमोरी आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और सेकेंड चीज़ जो आती है वो क्या आती है कि यहाँ पे अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि आप सेम एंट्रीज को बार बार रिपीट करे जा रहे हो है ना, तो यहाँ पे आपका टाइम जो है वो भी वेस्ट हो रहा है ना। प्लस डाटा के रिडंडेंट होने की वजह से और बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि देखिए अगर आपको नया डाटा इंसर्ट करना है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो ठीक है उसको इंसर्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मल्टीपल टाइम, जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक कोर्स जो है नया ऐड करना है। ठीक है, तो अब जब तक उस कोर्स को किसी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया होगा तो आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कोर्स ऐड करने में प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि ये वाले जो कॉलम हैं जो यहाँ पे ये जो कॉलम है वो नल रह जाएंगे, वो खाली रह जाएंगे। उन कॉलम के खाली रहने की वजह से आप यहाँ पे जो है कोर्स की डिटेल ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपडेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। अपडेशन में प्रॉब्लम कैसे आएगी, देखिए ये जो कोर्स है उसमें BCA जो है इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए BCA का टीचर जो है वो चेंज हो गया, अनु की जगह कोई और आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी बार भी अनु की एंट्री ढूंढनी पड़ेगी और जा के सब में जाकर
चेंजेस करनी पड़ेगी, तो अपडेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, और कहीं एक जगह भी रह गई तो प्रॉब्लम आती है डाटा इनकन्सिस्टेंसी की, जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। और डिलीशन में भी प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल ये 104 स्टूडेंट है, इसने अगर कोर्स को छोड़ दिया तो मुझे इस रो को डिलीट करना पड़ेगा। इस रो को डिलीट करने के लिए क्या होगा, मेरे पास जो कोर्स की डिटेल है वो भी चली जाएगी। फॉर एग्जांपल एमटेक कोर्स जो है सिर्फ इसी स्टूडेंट ने ले रखा था, किसी और ने तो ले नहीं रखा था। अब इसको अगर डिलीट किया तो इसके साथ साथ मेरे पास जो कोर्स की इन्फॉर्मेशन थी वो भी लॉस्ट हो जाएगी। तो फाइल सिस्टम में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है। इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, डीबीएमएस अप्रोच यूज़ की जाती है। डीबीएमएस अप्रोच में क्या होता है, सेपरेट टेबल्स, मल्टीपल फाइल्स में डाटा को स्टोर करा जाता है। मल्टीपल फाइल में डाटा को स्टोर करके जो है उनके बीच में फिर रिलेशन बना दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, स्टूडेंट टेबल का डाटा अलग से स्टोर कर दिया और कोर्स टेबल का डाटा जो है वो अलग से स्टोर कर दिया। उससे क्या होता है कि जब भी आपको स्टूडेंट की डिटेल ऐड करनी होगी आप इजीली स्टूडेंट टेबल में ऐड कर सकते हो, और जब भी आपको कोर्स की डिटेल ऐड करनी होगी आप इजीली कोर्स टेबल में ऐड कर सकते हो। अभी जो प्रॉब्लम थी इंसर्शन रिलेशन की वो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आपको नया कोर्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो, चाहे किसी कोर्स स्टूडेंट ने उसमें एडमिशन लिया है या नहीं लिया है। अगर आपको कोई टीचर जो है वो उसका चेंज करना है, जैसे बी से वहाँ पे रिपीट हो रहा था तो हमें उसका टीचर चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल एंट्री है कोर्स के बारे में, तो आप उसका टीचर इजीली एक बार में चेंज कर सकते हो। मल्टीपल टाइम ढूंढने की और उसमें चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आपको कोई स्टूडेंट को डिलीट करना था, जैसे पिछले फाइल सिस्टम में क्या था कि अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 104 को अगर मैं डिलीट करती हूँ तो ठीक है, मेरे कोर्स की डिटेल तो रहती है, सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल ही डिलीट हो जाती है। तो ये डाटाबेस अप्रोच जो है वो फाइल सिस्टम अप्रोच से पहली एडवांटेज उसकी यही रहती है कि डाटाबेस अप्रोच जो है वो बहुत बेटर होती है। किस फॉर्म में? डाटा रिडंडेंसी में। तो पहली एडवांटेज जो डीबीएमएस की बनती है वो बनती है डाटा रिडंडेंसी। अब डाटा रिडंडेंसी होती क्या है मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ कि डाटा रिडंडेंसी यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन करा है कि डाटा रिडंडेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जो डाटाबेस के अंदर क्रिएट की जाती है, क्रिएट होती है, डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिएट होती है, जिसमें क्या होता है कि सेम पीस ऑफ डाटा जो है वो सेपरेट फाइल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, या सेम फाइल के अंदर सेम पीस ऑफ डाटा जो है वो रिपीट होता रहता है। यानी रिडंडेंसी मतलब क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा होती है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, अब फाइल सिस्टम में तो रिडंडेंसी आती थी। आप देखिए, अब यहाँ पे जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ जो है डाटा की अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है डीबीएमएस जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है। हाँ, आप ये नहीं बोलोगे कि डीबीएमएस रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है, वो एलिमिनेट नहीं करता, कंट्रोल करता है, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से स्टिल जो है वो कुछ डाटा रिपीट हो रहा होता है। जैसे ये देखिए, रिलेशन बनाने के लिए हमने जो कोर्स आईडी को यूज़ करा हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ डाटा जो है वो रिपीट हो रहा है, C1 C2 इस तरह से। जैसे कि इस कोर्स में एडमिशन ले रखे तो इसको रिपीट करना ज़रूरी है, वरना इसको अगर इस कॉलम को अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, रिलेशन ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टूडेंट ने किस कोर्स के अंदर एडमिशन ले रखा है। और ये जो कीज़ के कॉन्सेप्ट होते हैं, रेफरेंशियल कीज़ यानी फॉरेन की से हम लोगों ने यहाँ रिलेशन बना रखा है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कीज़ के ऊपर दे दूँगी अगर किसी स्टूडेंट को कीज़ में प्रॉब्लम है तो। और नेक्स्ट एडवांटेजेस जो बनती है हमारी डीबीएमएस की, वो बनती है डाटा इनकन्सिस्टेंसी की। देखिए, डाटा इनकन्सिस्टेंसी वो जो है वो डायरेक्टली रिलेट होती है किससे? रिडंडेंसी से। अगर आपने अपने टेबल के अंदर रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लिया तो इनकन्सिस्टेंसी वैसे ही कंट्रोल हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि इनकन्सिस्टेंसी होती क्या है। देखिए, ये जो टेबल है, ये कौन सा टेबल है? ये एक तरह से वही फाइल सिस्टम का टेबल है। इसमें क्या हो रहा था, डाटा जो है वो रिपीट हो रहा था। जैसे अब देखिए, यहाँ पे डाटा रिपीट हो रहा था। इसमें मैंने आपको अपडेशन में प्रॉब्लम बताई थी कि क्या होता है कि अगर इस कोर्स का टीचर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, अनु की जगह कोई और टीचर आ जाता है, तो क्या होता है अगर हम उस रिकॉर्ड को चेंज करना जाएंगे तो देखो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो बहुतों ने BCA में एडमिशन ले रखा होगा, तो हम अगर उसको जाके चेंज करेंगे, एक एक रिकॉर्ड को जाके अगर चेंज करेंगे और कहीं एक जगह भी रिकॉर्ड चेंज होना रह जाता है तो वो प्रॉब्लम जो है वो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। डाटा जो है वो अपनी कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं है, स्टेबल स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि एक एंट्री बोल रही है कि BCA का टीचर जो है वो नया टीचर आ गया है, लेट्स सी मीनू आ गई है, लेकिन दूसरी एंट्री जो गलती से चेंज होनी रह गई है तो वो बता रही है कि BCA का जो टीचर है वो कौन है? अनु है। सो इनकन्सिस्टेंसी बेसिकली रिलेट करती है किससे? कि जब सेम डाटा में रिडंडेंसी होती है, जब सेम काइंड ऑफ एंट्रीज होती हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर या सेम फाइल के अंदर, और आप उसमें
कुछ अपडेट हो जाती हैं न्यू डाटा से, लेकिन कुछ में अपडेशन की प्रॉब्लम अभी रह जाती है, तो वो तो डाटाबेस उस वक्त किस स्टेट में पहुंच जाता है, इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? डाटा इनकंसिस्टेंसी रेफर टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम सेम डाटा को रखते हैं डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर, अलग अलग टेबल्स के अंदर, या फिर सेम में भी रख सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें मैच करना होता है दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर डाटा, या दो एंट्रीज को मैच करना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये एक टेबल के अंदर ये जो प्रॉब्लम तब आती है जब एक में तो करेक्ट वैल्यू आ जाती है, मतलब एक एंट्री जो है वो करेक्ट वैल्यू बताती है और बाकी एंट्री जो है वो आपकी सेम ही रहती है। अगर डिफरेंट टेबल है तो एक टेबल में करेक्ट एंट्री होती है, बाकी टेबल में पुरानी ही रह जाती हैं, या एक टेबल के अंदर डिफरेंट एंट्री है तो एक एंट्री आप करेक्ट वैल्यू बता रही है और बाकी जो है वो अनकरेक्ट बता रही है। तो इस से डाटा जो है वो अनरिलायबल हो जाता है, मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर आपको डाटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है, तो आप डायरेक्टली रिडंडेंसी अगर कंट्रोल कर देते हो तो ये वैसे ही कंट्रोल हो जाती है। तो आपने देखा डेटाबेस अप्रोच जो है वो रिडंडेंसी कंट्रोल कर लेता है। अब रिडंडेंसी कंट्रोल कर लेता है तो ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंसी भी कंट्रोल हो ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, सेम डाटा जो है डिफरेंट टेबल के अंदर हम डाटा स्टोर करते थे, कोई वैल्यू रिपीट होती नहीं थी, तो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। करेक्ट। तो तीसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होती है वो कौन सी होती है? डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी होते हैं सेट ऑफ रूल्स। आप कुछ रूल्स लगाते हो कि जब डाटाबेस में डाटा को आप एंटर करोगे तो कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप वायलेट नहीं कर सकते हो टू एंट्री डालने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल में जो मेरा ID का कॉलम है, ID कॉलम में मैंने लगा रखा है कि वहाँ पर जब भी आप डाटा डालोगे वो न्यूमेरिक ही होना चाहिए, नंबर्स में ही होना चाहिए। तो अब ये रूल लगा हुआ है वहाँ पे रूल लगा हुआ है, तो क्या होगा कि आप जब भी कभी टेक्स्ट एंट्री डालने की कोशिश करोगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि हम डाटाबेस की करेक्टनेस को बनाए रखते हैं। हम बहुत हद तक डाटाबेस में जो टाइपिंग एरर आ जाती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस तरह से, जो इनकरेक्ट डाटा की प्रॉब्लम्स आती है उसको हम रिमूव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाए रखते हैं। तो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर करते हैं कि जब आप डाटा को इंसर्ट करो, अपडेट करो या अदर प्रोसेसिंग परफॉर्म करो तो डाटा जो है वो करेक्ट रहना चाहिए, उसकी इंटेग्रिटी जो है, उसकी एक्यूरेसी जो है, उसकी करेक्टनेस जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होती हैं ये गार्ड करती है डाटा को कि एक्सीडेंटली हम डाटा को जो है वो डैमेज ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये डाटा इंटेग्रिटी बेसिकली ना 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है डोमेन कंस्ट्रेंट, दूसरी होती है एंटिटी कंस्ट्रेंट और तीसरी होती है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसको मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ कि डोमेन जो होती है, जो डोमेन इंटेग्रिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है? डोमेन इंटेग्रिटी होता है कि जब आप किसी डोमेन की वैल्यू डालने वाले हो वो डिपेंड करती है किसी कॉलम पे। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टूडेंट नेम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा रखी कि जब भी इस कॉलम के अंदर डाटा को डाला जाएगा तो वो जो नेम होगा वो 10 लेटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी कोई स्टूडेंट 10 लेटर से ज़्यादा इसमें डाटा एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, वो रो जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। इससे क्या होगा कि इसकी इंटेग्रिटी जो है वो बनी रहेगी। मुझे चाहिए था कि हाँ 10 करेक्टर से ज़्यादा नेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो वही स्टूडेंट ID जो है इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि ये जो डाटा वो सिर्फ न्यूमेरिक ही होना चाहिए। अब गलती से कोई बंदा स्टूडेंट ID के अंदर ABC स्टोर करवा रहा है तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा, इससे उसकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। इसको बोलते हैं डोमेन इंटेग्रिटी। जब आप किसी कॉलम की वैल्यू के ऊपर लगाते हो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाते हो, कुछ कंस्ट्रेंट कुछ शर्तें लगाते हो कि इसमें डाटा जो है वो आपकी कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली जाना चाहिए, तो वही जाता है। दूसरी चीज़ आती है इसमें, ये तो था डोमेन इंटेग्रिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है इसमें एंटिटी इंटेग्रिटी। ठीक है, तो एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है? एंटिटी इंटेग्रिटी रिलेट करती है टू अ टेबल। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि किसी एक कॉलम को आप क्या बना दो, प्राइमरी की बना दो। प्राइमरी की कॉलम बनाने से क्या हो जाता है कि जब भी आप ये जो कॉलम होगा, ये जो स्टूडेंट ID कॉलम होगा, ये पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करवाएगा, यानी पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है दूसरे रिकॉर्ड से डिफ्रेंशिएट करवाएगा। ये प्राइमरी कॉलम की 2 खास बातें होती हैं कि एक तो यहाँ पे जो डाटा जो वैल्यू आप डालोगे इस कॉलम के अंदर वो यूनिक होनी चाहिए अदर रो से, और दूसरे चीज़ यहाँ पे नल वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होती। तो ये जो हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो आपने लगाई है कि प्राइमरी की कॉलम लगा देते हो जब आप, तो ये बन जाती है हमारी एंटिटी कंस्ट्रेंट इंटेग्रिटी सॉरी। उसके बाद आती है हमारे पास जो तीसरी आती है हमारे पास, वो आती है रिफरेंशियल इंटेग्रिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर?
हमारे दो टेबल्स के अंदर जो रिलेशन बनाने के लिए हम लोग जो फ़ॉरेन की बनाते हैं वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है। फ़ॉरेन की यहाँ पे इन दोनों टेबल में क्या है, कोर्स आईडी जो है हमारी फ़ॉरेन की है। इसके अंदर क्या होता है, ये दो टेबल के अंदर रिलेशन बना रही है कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, वो ये कोर्स आईडी बता रही है। फ़ॉरेन की एक्चुअल में क्या होता है, किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यू को इस टेबल की फ़ॉरेन की बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि इस टेबल के अंदर आप जब भी कोई वैल्यू डालोगे तो ये जो वैल्यूज़ होंगी C1 C2 C3 जो भी मैंने डाली, ये वैल्यू जो होंगी इसमें सिर्फ वही वैल्यू आ सकती हैं जो इस वाले टेबल की प्राइमरी की के अंदर अवेलेबल है। जैसे इस वाले टेबल में प्राइमरी की में C1 C2 C3 अवेलेबल है, तो यहाँ पे इस कॉलम में सिर्फ C1 C2 C3 ही आ पाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे C4 डालने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगा, वो इनवैलिड वैल्यू हो जाती है। तो रेफरेंशियल की से रिलेटेड, जो फॉरेन की से रिलेटेड जो भी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आप लगाते हो वो किस कैटेगरी में आती हैं, वो आती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हमारी टाइप ऑफ इंटेग्रिटी होती है जिसमें डोमेन कंस्ट्रेंट्स आती हैं, जो एक कॉलम के ऊपर आती है कि इस कॉलम में आपने कुछ शर्तें लगा रखी कि डाटा इस तरह से, जैसे कि कोई रोल नंबर है, आप बोल रहे हो कि 100 से 500 के बीच आना चाहिए, तो वो वाली कंस्ट्रेंट डोमेन में आती है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है और रेफरेंशियल में जो है वो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट एडवांटेज जो हमारी DBMS की बनती है वो होती है शेयरिंग ऑफ डाटा। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल सिस्टम में सब अपने अपने फाइल्स बना के रखते थे, वो डाटा को शेयर तो करते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारा डाटा जो है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो अलग अलग फाइल्स के अंदर एक ही डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रख दिया जाता है, और जिस डिपार्टमेंट को जो भी डाटा चाहिए होता है वो उन फाइल्स को शेयर करके ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, जनरल ऑफिस है, तो सारा डाटा जो है वो एक ही डाटाबेस में अलग अलग फाइल्स के अंदर, लाइब्रेरी फाइल के अंदर या हॉस्टल फाइल के अंदर स्टोर करके रख दिया जाएगा, और जब भी इनको डाटा चाहिए होगा तो ये सारे जो हैं वो डाटाबेस से जाकर शेयर करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ डाटा में क्या होता है, डाटाबेस में जो यूज़र्स होते हैं डाटाबेस के, वो डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑथराइजेशन लेवल होती हैं। हाँ, ये भी होता है कि सब शेयर कर सकते हैं, तो कोई डिपार्टमेंट का डाटा सेंसिटिव होता है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट डिपार्टमेंट का डाटा जो है वो सेंसिटिव है, हम नहीं चाहते कि अदर डिपार्टमेंट उसको शेयर कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत सारे ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन लेवल लगाए जाते हैं। ऑथराइजेशन में क्या होता है, किसी यूज़र को हक होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डाटा को रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, या किसी को होता है कि चलो आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो डाटा को, लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ऑथराइजेशन लगती हैं, जो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में सीखेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज जो आती है वो होती है डाटा सिक्योरिटी। डाटाबेस अप्रोच हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आपका डाटा जो, देखिए डाटा जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होती है, सबसे वैल्यूएबल एसेट डाटा होती है। तो डाटा सिक्योरिटी जो होती है वो वाइटल कॉन्सेप्ट है डाटाबेस का। सिर्फ ऑथराइज यूज़र, जिनको ऑथराइजेशन है, जो ये असेस कर पा रहे हैं, जिनको हमने कंस्ट्रेंट दे रखे कि हाँ वो असेस कर सकते हैं डाटाबेस को, सिर्फ वही पर्टिकुलर यूज़र ही डाटा को असेस करेगा। फॉर एग्जांपल होता ना, कई बार आप ईमेल एंड आईडी एंड पासवर्ड देते हो, उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, कि जो सिर्फ ऑथेंटिकेट यूज़र है, जिनको अलाउ करा गया है, वही डाटा को असेस कर पाएंगे, अदर यूज़र डाटा को असेस नहीं कर पाएंगे। और ऑथराइजेशन मैंने आपको जैसे अभी बताया कि पहली 2 स्टेप होती है सिक्योरिटी। पहली स्टेप में क्या आता है, ऑथेंटिकेशन आता है, जिसमें ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह चीज़ें होती हैं, लॉगिन नेम या पासवर्ड। और दूसरी आती है ऑथराइजेशन, कि आप ऑथेंटिकेटेड तो हो, आप यहाँ तक पहुँच तो पा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी ऑथराइजेशन प्रोसेस होती है। ऑथराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपको भी कौन सा डाटा उसमें से असेस, उस डाटाबेस में असेस करना है, कौन सा असेस नहीं करना, उसके लिए भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो डाटाबेस जो है आपको बहुत हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बैकअप एंड रिकवरी, देखिए फाइल सिस्टम में बैकअप एंड रिकवरी को लेना बहुत मुश्किल होता था। क्या होता था, थोड़े थोड़े दिनों बाद ना हमें डाटा का बैकअप लेके रखना पड़ता था, जिससे क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। अब बार बार आपका टाइम वेस्ट करना होता, अगर सपोज करो डाटा बहुत लार्ज हो गया तो उसका बैकअप लेने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन डाटाबेस अप्रोच में ये सारी प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, ऑटोमेट हो जाती है। ऑटोमेट हो जाने से क्या होता है, इसमें कुछ ऐसी कुछ कमांड्स या क्वेरीज लगी होती हैं जो डाटा को क्या कर देती हैं, बैकअप और रिकवर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन चला रहे हो, अगर वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं चलती, ट्रांजैक्शन क्या होती है, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जैसे कुछ कमांड्स हैं, ये 4-5 कमांड्स हैं, ये चलेंगी तो चारों की चारों चलेंगी, लेकिन अगर ये 2 चल गई और बीच में यहाँ पे जो है डाटा फेल हो गया, या कंस्ट्रेंट आपका सिस्टम जो है वो फेल हो गया, उससे क्या होता है कि ये डाटा, इसमें रिकवरी और बैकअप एंड रिकवरी के ऐसे एल्गोरिदम लगे होते हैं जो डाटाबेस को प्रायर स्टेज में ले आते हैं जहाँ पे ये फेलियर से पहले था। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ 2 अकाउंट A एंड अकाउंट B, एंड आपके पास उसमें 100
रुपीज़ हैं, आपको क्या करना है, आपको अकाउंट ए से 50 रुपीज़ लेस करने हैं और अकाउंट बी में 50 रुपीज़ ऐड करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप जो ट्रांजैक्शन लगाओगे वो क्या लगाओगे, पहले आप रीड करोगे अकाउंट को, फिर आप उसमें माइनस करोगे 50 और फिर आप उसको राइट करोगे, फिर आप रीड करोगे बी को, उसमें प्लस 50 करोगे और फिर उसको राइट कर दोगे, ठीक है। तो ये सारा काम, अगर ये पूरी ट्रांजैक्शन पूरी चले तो ठीक है, वो क्या करेगी, अकाउंट ए को रीड करेगी 100, उसमें माइनस करेगी 50 तो 50 बच जाएंगे और 50 को राइट कर देगी अकाउंट ए में। अकाउंट बी में फिर रीड करेगी 100, उसमें 50 ऐड करेगी 150 और उसको राइट कर देगी। लेकिन क्या होता है कि अगर उसने सिर्फ अकाउंट ए को रीड किया, उसमें माइनस किया और अकाउंट ए को राइट कर दिया 50, और उसके बाद क्या होता है, जो आपका सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है और उसके बाद जो है वो कोई भी सिस्टम क्रैश हो जाता है, आपकी ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाती, तो डाटा तो लॉस्ट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। ए बोलेगा कि हाँ मेरे से तो 50 कट हो गया, लेकिन बी अकाउंट बोलेगा कि हाँ तो 50 आया ही नहीं है। तो इसमें बैकअप एंड रिकवरी के ऐसे एल्गोरिदम होते हैं कि ये अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये डाटाबेस को उसी स्टेट में ले आता है जिसमें वो फेलियर से पहले था। फेलियर से पहले स्टेट क्या थी, अकाउंट ए में जो था वो भी 100 था और अकाउंट बी में जो था वो भी, अकाउंट ए में भी हमारे पास 100 था और अकाउंट बी में भी हमारे पास 100 था। ये डाटाबेस को उसी स्टेट में ले आएगा जिस स्टेट में वो फेलियर से पहले था। तो ऐसे एल्गोरिदम इसमें लगे होते हैं बैकअप एंड रिकवरी के लिए, करेक्ट। और नेक्स्ट इसकी जो एडवांटेजेस आती है वो आती है डाटा अटोमिसिटी। अटोमिसिटी की मैंने आपको भी एग्जांपल दी, मैंने जो ये भी ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दी कि अकाउंट ए से पैसे निकाल के अकाउंट बी में डालने के लिए हमें क्या क्या कमांड फॉलो करनी है। जैसे पहले अकाउंट ए को रीड करना, उसमें माइनस करना 50, फिर राइट करना अकाउंट ए को, फिर रीड को बी अकाउंट को रीड करना, उसमें प्लस करना 50 और फिर उसको राइट करना। तो ये जो ट्रांजैक्शन थी, जो सेट ऑफ कमांड्स मैंने लिखी थी, ये सारी की सारी कमांड जो है वो ट्रांजैक्शन बनती है। और अटोमिसिटी क्या बोलते हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शन जब चलेगी, या तो एक जैसे इसमें तो 6 कमांड्स थी ना, तो लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन चलेगी ना तो ये एक ही चलेगी, मतलब एक चलेगी, मतलब कहने का एक सिंगल यूनिट के रूप में चलेगी। या तो पूरी की पूरी सक्सेस होनी चाहिए या पूरी की पूरी फेल होनी चाहिए। तो ये फीचर भी हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फीचर इसका आता है कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है कि जब एक ही डाटा को मल्टीपल यूज़र असेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट ए 100 है और 2 ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2, और अगर जब T1 और T2 दोनों सेम टाइम पर इसको असेस करें, दोनों ने क्या करना है, रीड करना है ए को, इसने -50 करना है, इसने +50 करना है, इसने भी राइट करना है और फिर इसने भी राइट करना है। तो इसमें क्या होगा, देखो जब अकाउंट ए को T1 T2 दोनों साथ में रीड करेंगे तो दोनों साथ में क्या रीड करेंगे, हाँ ऑब्वियसली 100 रीड करेंगे। इसने भी 100 रीड करा, इसने भी 100 रीड करा, तो इसने -50 करके इसने क्या राइट करना है, 50 राइट करना है, इसने उस 100 में +50 कर देना है और क्या राइट करना है, 150 राइट कर देना है। तो देखो ये तो गलत है ना, अगर दोनों सेम टाइम पर इस तरह से सेम डाटा को, कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है कि सेम डाटा को 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन सेम टाइम पर कंकरेंटली असेस करती हैं तो प्रॉब्लम आती है। ये बोल रहा है कि अकाउंट ए में 50 होना चाहिए, ये बोल रहा है कि अकाउंट ए में 150 राइट होना चाहिए, तो उससे जबकि दोनों ही गलत है, क्योंकि अकाउंट ए में क्या होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। इसका -50 करने से, इसका +50 करने से 100 ही बचेगा। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कंकरेंसी के वक्त, जब आप कंकरेंसी मतलब सेम डाटा के ऊपर सेम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो सेम टाइम पर उसको असेस करती है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जो होता है डीबीएमएस में एल्गोरिदम लगाए जाते हैं, तो जिससे ये प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आती, कंकरेंटली जो ट्रांजैक्शन जो है डाटाबेस को असेस कर पाती हैं। तो ये सारी जो होती हैं उसकी एडवांटेजेस हैं, प्लस बाकी ये सारी एडवांटेजेस बहुत डिटेल में होती हैं, धीरे धीरे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please do subscribe my channel to